हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। दोस्तों, मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फॉर्मेट की ओर से आप सबका आज के इस सेशन में स्वागत करता हूं, जहां पे हम आईटी कंसल्टिंग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के बारे में बातचीत करेंगे, जो इंडस्ट्री पिछले 2 साल से दोस्तों करेक्शन मोड में है। कई लोगों के सवाल है कि मुझे इस इंडस्ट्री में बना रहना चाहिए कि निकल जाना चाहिए, कोई और इंडस्ट्री में चला जाना चाहिए कि ये इंडस्ट्री कभी नहीं चलेगी। आइए दोस्तों, हम कंसल्टिंग सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री पे बातचीत करें और जैसे ही आज का ये सेशन खत्म होगा, आपको हाई क्लैरिटी होगी कि मुझे इस इंडस्ट्री में रहना चाहिए कि नहीं। रहूं तो रिवॉर्ड क्या है और रिस्क क्या है। अगर मैं रहता हूं तो वर्ल्ड वाइड और इंडिया में क्या अपॉर्चुनिटीज है, वो कंपनियां अभी किस लेवल पे है, वैल्यूएशन हाई है कि लो है, इन पूरी चीजों पे दोस्तों हम लोग बातचीत करेंगे। सो आर यू रेडी फ्रेंड्स? अगर आप रेडी हो, यस दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे इंडस्ट्री के इंपॉर्टेंट अपडेट दोस्तों मिस नहीं हो जाए। So let me take you to the blog which I have just updated yesterday. So this was the blog on Indian consulting software industry जो मैंने जस्ट कल ही आप लोगों के साथ शेयर किया है, राइट? दोस्तों, पहली चीज, ये सवाल क्यों है कि मुझे रहना चाहिए कि नहीं, बस इसीलिए कि 2 साल से आपके शेयर चले नहीं है, 2 साल से इंडस्ट्री स्लो डाउन में है। तो पहले ये जान लीजिए कि एज ए इन्वेस्टर मैं कौन हूं। क्या मैं एक मोमेंटम प्लेयर हूं जिसे सिर्फ मोमेंटम चाहिए, आज शेयर लिया है कल दौड़ना ही चाहिए, कि मैं एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटर हूं? दोस्तों, दोनों के रास्ते अलग होते हैं। मोमेंटम प्लेयर को हर रोज शेयर चलते रहने चाहिए, वो इधर से उधर जाएंगे, उन इंडस्ट्री में जाएंगे जिधर उनको मोमेंटम नजर आएगा। 2 साल ट्रेडर्स, प्रॉफिट मेकर्स, दोस्तों वो लोग जो लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए निवेश करते हैं। मैंने आज XYZ अमाउंट इन्वेस्ट की है, मुझे कल XYZ 2x ऑफ XYZ अमाउंट रेगुलर डिविडेंड में आनी चाहिए। एक बार का निवेश मुझे कंटिन्यू पैसे देता रहना चाहिए। दैट इज वेल्थ इन्वेस्टिंग। दोस्तों, वेल्थ इन्वेस्टिंग के लिए पहली जरूरत होती है ग्रोथ इंडस्ट्री। अब ये इंडस्ट्री 2 साल से अफेक्टेड है, ग्रोथ नहीं है। आपको अपने आप से सवाल पूछना चाहिए, क्या ये इंडस्ट्री हमेशा के लिए खत्म? क्या यहाँ पे ग्रोथ नहीं आने वाला है? अगर ग्रोथ नहीं आने वाला है तो इसमें इन्वेस्टेड नहीं रहना चाहिए। पर अगर ग्रोथ आने वाला है और अभी का समय थोड़ा चैलेंजिंग है, हेडविंड है, तो ऐसे समय पे शेयरों की पिटाई होती है। और शेयरों की जब होती है पिटाई, तब आपको शेयर मिलते हैं वैल्यू बाइंग पे। मोमेंटम प्लेयर के लिए वैल्यू बाइंग का कोई मायना नहीं है। पर जब आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हो, आपको हर एक इंडस्ट्री में, हर वो इंडस्ट्री जो यहां से 3-4x होने वाली है, उन इंडस्ट्री में भी ऐसे वैल्यू बाइंग के मौके मिलेंगे जो अभी आईटी कंसल्टिंग में है। ऐसा मौका 2016 में भी मिला था, ऐसा मौका सीमेंट में भी था, यही मौका 2 साल पहले बैंक और फाइनेंस में था। तो हर एक इंडस्ट्री के सामने कुछ समय आएगा जब वो इंडस्ट्री नहीं चली। ऐसे समय पे मैं निकल जाऊंगा तो फिर भैया वैल्यू बाइंग मैं कब करूंगा, राइट? वैल्यू बाइंग उसे कहते हैं जब आप कोई इंडस्ट्री को बुरे समय पे लेते हो, पर यस, आपका फोकस है कि लॉन्ग टर्म में ये अच्छा ही रहेगा, तभी लेना चाहिए। हर एक चीज में आप वैल्यू बाइंग करो, ये भी बराबर है। तो चलो पहले देखे कि आईटी इंडस्ट्री लॉन्ग टर्म ग्रो करेगी कि नहीं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले दोस्तों आप लोगों के साथ शेयर किया है ग्लोबल और इंडियन कंसल्टिंग सॉफ्टवेयर का मार्केट, उसकी साइज और ग्रोथ ट्रेजेक्टरी। दोस्तों, ओवरऑल सॉफ्टवेयर कंसल्टिंग मार्केट ग्लोबली बढ़िया ग्रोथ में रहेगा, जो ड्राइवन बाय डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव्स, राइट? बड़ी बड़ी कंपनियां चाहती है कि वो डिजिटली ट्रांसफॉर्म हो ताकि प्रोडक्टिविटी हाई रहे, कॉस्टिंग कम रहे। सेकंड, क्लाउड एडॉप्शन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का इंटीग्रेशन और इंक्रीजिंग डिमांड फॉर स्पेशलाइज्ड टेक्निकल एक्सपर्टाइज अक्रॉस इंडस्ट्री। दोस्तों, ग्रोथ तो मिलना है, अभी साइज कितनी है? ग्लोबल सॉफ्टवेयर कंसल्टिंग मार्केट अभी 328 बिलियन का एक बड़ा मार्केट है। ये अनुमान है कि ये 16% से बढ़ के 2030 तक ही $700 बिलियन का ये मार्केट हो जाएगा। तो ग्रोथ दोस्तों मुझे मिलना है, उसमें कोई दो राय होनी नहीं। यस, ये साल, पिछला साल ग्रोथ बिल्कुल नहीं। ग्रोथ नहीं होने के पीछे कारण क्या है? अभी ग्लोबल इकोनॉमी, वो रिच कंट्री जो स्पेंड कर सकती है टेक्नोलॉजी के पीछे, वहां पे मंदी है, उनका ग्रोथ कम है, जिससे स्पेंडिंग कम हो रही है। सेकंड है कहर ट्रंप का, ट्रंप की टैरिफ, जिसके कारण ग्रोथ में डिक्लाइन देखने को मिला है। तो अभी ये ग्रोथ नहीं है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं रहेगा। इंडस्ट्री को एक्सपांड तो दोस्तों होना है, राइट? अब इस इंडस्ट्री में भारत का क्या महत्व रहेगा? तो इंडिया एट एक्सपोर्ट। दोस्तों, भारत अभी भी करीबन 55% मार्केट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक्सपोर्ट के मार्केट। दोस्तों, दुनिया भर को आईटी चाहिए, पर उनको सोर्स करना है उन कंट्रीज से जो कंट्रीज हाई इनकम नहीं है, ताकि उनको टेक्निकल एक्सपर्टाइज पे भी ज्यादा पैसा ना खर्चना पड़े। तो उनके लिए कंट्रीज कौन सी है? इमर्जिंग
इकोनॉमीज, क्योंकि वहां की इनकम बहुत ज्यादा नहीं होती है। अब चाइना भी इमर्जिंग थी, इंडिया भी इमर्जिंग है, और ऐसी कई कंट्रीज है जो इमर्जिंग है, तो उन सबके पास मौके हैं। पर दूसरी ज्यादातर जो दूसरी इमर्जिंग इकोनॉमीज है, वहां पे दिक्कत यह है कि वो इंग्लिश स्पीकिंग नहीं, जिससे भारत के पास ये वेटेज बढ़ता है, क्योंकि भारत दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेटेड कंट्री भी है, इमर्जिंग भी है, और इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन भी दोस्तों भारत के पास है। तो ये जो पूरा एक्सपोर्ट है जो आज $200 बिलियन का है, ये एक्सपोर्ट आने वाले समय में बढ़ने वाला है, और 55% का अभी राज दुनिया के एक्सपोर्ट पे दोस्तों भारत का है। राइट, देखो मैन्युफैक्चरिंग में ये नहीं चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग में सस्ते लेबर मिल सकते हैं वियतनाम में और कई अलग अलग कंट्रीज में, पर यहां पे लैंग्वेज बैरियर है, टेक्निकल एक्सपर्टाइज बैरियर है, वो है दोस्तों भारत के पास। तो यस फ्रेंड्स, ग्रोथ ड्राइवर इस इंडस्ट्री के क्या है? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग एडोप्शन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी, और एसएमई का जबरदस्त ग्रोथ। अब ये ग्रोथ को कैप्चर करने के लिए भारत में कौन सी कंपनीज है? तो ये है दोस्तों भारत की टॉप कंपनीज। सबसे जायंट कंपनी है दोस्तों यहाँ पे टीसीएस, करीबन 12 लाख करोड़ का जिसका अकेले का मार्केट कैप। अगर मैं यहाँ पे टोटल भारत की 50 लिस्टेड कंपनी को देखूं तो पूरी इंडस्ट्री मिलके 33 लाख करोड़ का मार्केट कैप रखती है, पर इस 33 लाख करोड़ में 36% खाली इकलौती अकेली टीसीएस का। तो एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि जो आज की तारीख में जो बड़ा पाई है एक्सपोर्ट का, उस पर बिजनेस मिलेगा टीसीएस को। तो टीसीएस नंबर 1, इंफोसिस नंबर 2। दोस्तों पिछले इतने सालों में आईटी की कंपनीज ने ह्यूज वेल्थ क्रिएट करके दी है इन्वेस्टर्स को। अब जब हम नए नए इन्वेस्टर थे दोस्तों, मैं सुनता था 2004 में 5 में कहीं भी मीटिंग में जाओ बोलते थे तुम्हारे पास विप्रो होता तो 500 करोड़ हो जाते, आपके 10,000 के तुम्हारे पास इंफोसिस होता तो ये हो जाते। इतना ह्यूज वेल्थ क्यों सीएस, इन्फी, एचसीएल, इन सब कंपनीज ने क्रिएट करके दिया? क्योंकि 20-30 साल पहले ये इंडस्ट्री बिल्कुल छोटी थी और इंडस्ट्री थी ही नहीं। ये इंडस्ट्री ने ग्रोथ करना शुरू किया। जब इंडस्ट्री छोटे से बड़ी हुई, इंडस्ट्री के पास दुनिया थी मार्केट करने के लिए, ये खाली भारत पे डिपेंड नहीं थी। दोस्तों ये वो समय था 1990s का जब भारत में लाइसेंस राज था, तो मैन्युफैक्चरिंग के पास तो मौके ही नहीं थे, पर सर्विस इंडस्ट्री के पास मौके थे, क्योंकि इनको कैटर करनी थी वो दुनिया की रिच कंट्रीज। दोस्तों ऐसे में वो छोटी छोटी कंपनीज को बड़ा मार्केट में, और इंफोसिस, विप्रो जैसी बिल्कुल छोटी छोटी कंपनियां बड़ी बन गई। उस समय भी 20 साल पहले भी ये भले छोटी थी, पर ये अपने सेक्टर में लीडिंग कंपनी थी। आज भी ये सारी लीडिंग कंपनीज है और इन्होंने वेल्थ क्रिएट करके दी। तो बहुत लोग बोलते हैं मुझे ऐसी कंपनी बताओ जो टीसीएस जैसा पैसा कमा के दे। दोस्तों अगर आपको आने वाले समय की टीसीएस ढूंढनी है तो ये आईटी इंडस्ट्री में से नहीं मिलेगी, क्योंकि ये इंडस्ट्री छोटे से बड़ी हो चुकी है। अब भारत में कौन सी इंडस्ट्री है जो छोटी है पर कल बड़ी बनने वाली है? क्या डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में आपको इंडस्ट्री मिलेगी जो बहुत छोटी है, क्योंकि इंडिया में खर्चने वाले लोग ही नहीं थे, पर अब लोग खर्च कर रहे। तो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में वो कौन से सेक्टर है जिधर से आपको टीसीएस जैसा पैसा कमा के देने वाली कंपनियां मिलेगी? दोस्तों इंफ्रा बिल्कुल वीक था। क्या आपको इंफ्रा में से कंपनियां मिलेगी जो कल लीड करने वाली है? जरूर मिलेगी। राइट, तो सेक्टर को ऐसे देखो। अब सेम सेक्टर में बोलोगे ये छोटी कंपनी कल टीसीएस बनेगी तो मुश्किल होता है, क्योंकि अगर वो टीसीएस बनेगी तो टीसीएस और जायंट बनेगी। ये तभी पॉसिबल है जब एक्सपांड हो रहा हो बाजार। अब आईटी भी एक्सपांड होना है तो टीसीएस भी अपना धंधा लेगी, वो छोटी कंपनी भी अपना धंधा लेगी। राइट, तो पुरानी इंडस्ट्री में दोस्तों लीडिंग कंपनी पे फोकस करना चाहिए। राइट, जब इमर्जिंग इंडस्ट्री लेते हो वहां पे वो लीडिंग कंपनियां छोटी स्मॉल कैप होगी जो आज बड़ी छोटी है कल बड़ी बनेगी, पर ये पुराने सेक्टर में आपको लीड करती कंपनी पे ध्यान देना चाहिए। इधर अगर मैं इन कंपनी को ग्लोबल कंपनी से कंपेयर करूं तो वर्ल्ड को लीड करती है एसेंच्योर। दोस्तों एसेंच्योर जो है ये $220 बिलियन का इसका मार्केट कैप है, यानी टीसीएस से करीबन 50% ज्यादा। यूएस की ये कंपनी हुई। आईबीएम टीसीएस से थोड़ा ज्यादा मार्केट कैप यूएस की। टीसीएस तीसरे नंबर पे आती है जब हम ग्लोबल कंपनीज देखते हैं आईटी की। दोस्तों $150 बिलियन का मार्केट कैप, 12 लाख करोड़ का, ये भारत की हुई। चौथी है इंफोसिस 6 लाख करोड़, और फिर कैपजेमिनी फ्रांस की। तो ये हुई दुनिया की कुछ लीड करती कंपनीज। भारत की कंपनियों का ग्रोथ तगड़ा है, जिसे अब भारत की कंपनी आप देखोगे 5-10 साल में लीडिंग कंपनी के जितनी हो जाएगी आने वाले टाइम में। राइट, मैं इन्हीं कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट को देखूं भारत की कंपनियों के, तो जैसे मार्केट के आपने देखा सबसे बड़ा टीसीएस को मिलता है, फिर इंफोसिस आता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि धंधा भी इन्हीं के पास है। अगर टॉप 20 कंपनी मिलके 8 लाख करोड़ का धंधा करती है
तो इसमें 2.5 लाख करोड़ तो खाली टीसीएस का अकेले का है। अगर सब कंपनी मिलके एक 1.3 लाख करोड़ का प्रॉफिट करती है, उसमें 50,000 करोड़ तो खाली टीसीएस का है। यानी सेल्स और प्रॉफिट में भी बड़ा पाई टीसीएस का है। राइट, देख सकते हो पूरी लाइन कौन सी कंपनी यहाँ पे लीड कर रही है। राइट, अब आने वाले टाइम में मार्केट एक्सपांड होगा तो ये छोटी छोटी कंपनियां भी बड़ी होगी, बड़ी भी जायंट होगी। जब मार्केट बढ़ता है तो हर एक के हिस्से में धंधा आता है, पर जब मार्केट घटता है तो ऐसे समय पे दोस्तों बड़ी बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियों का मार्केट खा जाती है, ब्रांड और नेशनल रिच के कारण। राइट, अब अगर मैं इन्हीं पे आ जाऊं ग्लोबल प्लेयर कंपेरिजन पे, तो एसेंचुअल यूएसडी 64 बिलियन और प्रॉफिट इनके 8.5 बिलियन डॉलर। तो ये टीसीएस से करीबन हम कह सकते हैं दुगने के जितना धंधा करती है, प्रॉफिट करती है। पर मार्केट के अब दुगना नहीं मिल रहा है, मार्केट के 50% मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ग्रोथ में इंडियन कंपनीज और तगड़ी है। आईबीएम, कैपजेमिनी आप देख सकते हो दोस्तों। राइट, अब इनको जब मैं भारत की कंपनी से कंबाइन करता हूं तो आप मार्केट के अब देख सकते हो कितना फर्क है दोनों में। दोस्तों धंधा डबल के करीब, प्रॉफिट 50% के करीब, तभी तो मार्केट कैप भी 50% के करीब है। आईबीएम टीसीएस से कम मार्केट कैप है, पर धंधा और प्रॉफिट दोनों टीसीएस से ज्यादा है। फिर भी क्यों आईबीएम को टीसीएस जितना मार्केट कैप नहीं मिलता है? क्योंकि ग्रोथ टीसीएस का ज्यादा बढ़िया है। इन्फोसिस और एचसीएल उसके बाद दोस्तों आती है। यू कैन वॉच ऑल दिस कंपनीज। अगर मैं इंडियन कंपनीज के रेशियोज देखूं तो आपकी जो लीडिंग कंपनी है दोस्तों ऑलमोस्ट डेप फ्री है। इनको अगर मैं इंटरनेशनल कंपनी से कंपेयर कर रहा हूं, एसेंचुअर, आईबीएम, तो ऐसा नहीं है कि वो टीसीएस से ज्यादा अच्छी। टैप टू इक्विटी रेशियो टीसीएस का इनफैक्ट बढ़िया है एसेंचुअर आईबीएम से। जो आईबीएम तो इनफैक्ट डेप टू इक्विटी रेशियो फेवरेबल नहीं है। करंट रेशियो अगेन टीसीएस इनफी ज्यादा लीड करता है। रिटर्न ऑन इक्विटी टीसीएस के सबसे तगड़े, नेट मार्जिन टीसीएस के सबसे तगड़े। तो आपको पता रहना चाहिए, खाली कोई बड़ी बड़ी कंपनी है उसका नाम अच्छा है तो मैं उधर अट्रैक्ट हो जाऊं, ऐसा नहीं है। इंडियन कंपनीज भी दोस्तों तगड़ी आगे बढ़ती जा रही। राइट, अब मैं फ्यूचर एस्टिमेट पे आ जाता हूं दोस्तों। मैं क्या उम्मीद रखूंगा? टीसीएस दोस्तों 2030 तक मैं 11-12% का ग्रोथ देगा, ये उम्मीद करूं। अब इनमें से कोई भी कंपनी में मैं यहाँ 15-20% का ग्रोथ उम्मीद नहीं कर रहा हूं। देखो जोमेटो 90% का ग्रोथ कर रहा है, डिक्सन 90% का ग्रोथ कर रहा है, पर आप टीसीएस और इंफोसिस या एचसीएल या आईटी की कंपनी से ये ग्रोथ उम्मीद नहीं करो, क्योंकि ये कोई नई इंडस्ट्री नहीं है। ये इंडस्ट्री ऑलरेडी एक साइज की है। अब इसमें ग्रोथ आपको 12-15% जैसा मिल सकता है। तो इन्हीं ग्रोथ के बेस पे मैं 11-12% का ग्रोथ उम्मीद करूंगा। पैसा बढ़ना है, पर कुछ इंडस्ट्रीज 20% से बढ़ती है तो मैं खाली वो लूं और इनको ना लूं तो गलत बात है। कि वो जो इमर्जिंग इंडस्ट्रीज दौड़ रही है उनके प्रॉफिट के ठिकाने नहीं होते, प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, कभी भी लॉस में आ सकते हैं। तो अगर इमर्जिंग इंडस्ट्रीज आप पोर्टफोलियो में ले रहे हो फॉर ग्रोथ, ऐसी मैच्योर इंडस्ट्री भी होनी चाहिए फॉर कंसिस्टेंसी ऑफ द प्रॉफिट। दोनों चीजों को ध्यान रखो दोस्तों, पोर्टफोलियो को बैलेंस रखो, कोई एक तरफ झुकाव अच्छा नहीं। सो फ्यूचर आउटलुक और एस्टिमेट मेरे क्या रहेंगे? ग्लोबल सॉफ्टवेयर कंसल्टिंग दोस्तों आने वाले समय में ग्रो करने वाला है, बढ़िया। इंडिया आईटी सर्विसेज में भी हमको ग्रोथ मिलेगा। आउटसोर्सिंग में तो भारत अच्छा ही कर रहा है, और खास करके जीसीसी एक्सपांशन पे भी हम लोग आने वाले समय में ध्यान देंगे दोस्तों। एआई, क्लाउड, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, दिस ऑल आर की ड्राइवर्स। जनरेटिव एआई बूस्टिंग इंजीनियरिंग सर्विसेज ग्रोथ देगा। अंडर ट्रम्प इरा यूएस पॉलिसीज डिमांड में स्ट्रेंथन। हम सर्विस एक्सपोर्ट में 6% ग्रोथ उम्मीद करेंगे, जो ऐसा नहीं है बहुत स्ट्रॉन्ग है। राइट, सो सेक्टर समरी फॉर इन्वेस्टर्स, द ग्लोबल सॉफ्टवेयर कंसल्टिंग स्पेस इज बूमिंग। $300 बिलियन की होनी है 2030 तक। इंडिया इज ग्रोइंग फास्ट। टीसीएस, इंफोसिस टॉप की दो कंपनी है जो 50% धंधे प्रॉफिट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आउटलुक क्या कर रहे हैं, रखेंगे 10-12%। देखो ये टीसीएस का चार्ट आपके सामने है। अभी ह्यूज वेल्थ क्रिएट इसने करके दी दोस्तों, ऑलरेडी 33 गुना हुआ है। इन्वेस्टर ने जितना इन्वेस्ट किया 90% डिविडेंड में आ रहा है। तो अब ये वो सोने की मुर्गी हुई जो हर साल 90% डिविडेंड दे रही है और ये बढ़ता जाएगा। तो इन्वेस्टर को क्या परेशानी हो, ये नहीं चल रहा है उनको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो दाम है दोस्तों। आपको मिलती है अर्निंग्स, और अर्निंग कंसिस्टेंट आनी चाहिए। ठीक है, अर्निंग बढ़ेगी तो दाम भी बढ़ेंगे। अभी अर्निंग नहीं बढ़ रही है, दाम नहीं बढ़ रहे, तो टीसीएस करेक्शन में है, यस 50 मीमा पे है। राइट, मैं क्या रिकमेंड करूंगा, ये जो फॉल है, ग्रोथ नहीं है, तो 52 वीक लो इसको लगाना है। बाजार चलेगा तो ये लाइफ टाइम हाई नहीं लगाएगा, क्योंकि ग्रोथ नहीं। राइट, तो मैं इस करेक्शन में एक्यूमुलेट कर सकता हूं। पर टीसीएस टूटा है, छोटी छोटी कंपनियां ली होती क्या होता, वो तो बहुत अच्छी चली होगी। ऐसा है क्या? चलो सब कंपनी देखे। ये है टाटा ईएलएक्सी। राइट, सी फॉर डिस्क्लोजर लेट मी टेल यू, वी हैव टीसीएस एंड टाटा ईएलएक्सी बोथ इन अवर पोर्टफोलियो सिंस लॉन्ग टाइम। ये जब दोस्तों अगर मैं कहता हूं टीसीएस बरसों से है, तो इधर जब करेक्शन आया तब भी एसआईपी की होगी,
ये लंबा करेक्शन था 2013 के बाद। इधर भी हमने एसआईपी किया था 2019 में, जब करेक्शन आया ट्रंप के आने के बाद, उस समय भी एसआईपी किया। अब जब जब आपने एसआईपी किया तभी इस प्रकार की रैली का फायदा उठाया है। अगेन दोस्तों, ये समय आप लंबा करेक्शन देख रहे हो तो इट्स ऑल राइट, एसआईपी करनी चाहिए, नो नीड टू वरी, राइट। सो सेम चीज यहाँ टाटा एलेक्सी में। अब जब हम लोग ये कंपनी को 75, 80, 100 रुपए पे बाय करते थे, तब वी डिडंट नो कि ये इतना अच्छा कमा के देगी। बट यस, इंडस्ट्री ग्रोइंग थी, वी वर डूइंग एसआईपी ड्यूरिंग ऑल करेक्शंस, एंड लेट मी टेल यू, ये कितनी बार आधी हुई है इन द पोर्टफोलियो। बट 50% फॉल के कारण अगर हम निकल जाए तो ये वेल्थ भी ना क्रिएट हो। इधर आप देखोगे 2016 के बाद ये लंबा करेक्शन था, लंबे करेक्शन की एसआईपी की, तभी तो ये रैली का फायदा हुआ। अगेन इट इज इन करेक्शन, एसआईपी इज रिकमेंडेड, दिस इज इनफी। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीसीएस और टाटा एलेक्सी करेक्शन में, इनफी भी करेक्शन में, यू कैन सी हिम, राइट। 50 में पे ये भी है। दिस इज विप्रो। सिर्फ विप्रो ने हाल है कि टीसीएस इनफी जैसा ह्यूज वेल्थ क्रिएट करके नहीं दिया है। ये 2000 में प्राइस आप देख सकते हो इधर थी, तो 2000 की प्राइस के मुकाबले तो अभी पिछले 25 साल में ज्यादा ग्रोथ नहीं दिया हुआ है, राइट। दिस इज मास्टेक, चलो मास्टेक जबरदस्त। अभी यार 2000 का दाम 2021 में बाहर निकला, मतलब 20 साल तक लोग यहाँ फंसे हुए थे। आईटी इंडस्ट्री बढ़ रही थी पर मास्टेक नहीं बढ़ रहा था, राइट। 2020 के बाद इसने जबरदस्त रैली की, पर अगेन ये भी करेक्शन में है, राइट। तो ये कोई कंपनियां करेक्शन में नहीं है। आप बोलो टीसीएस करेक्शन में, ऐसा नहीं है। टीसीएस, मास्टेक, इन्फी सेक्टर करेक्शन में है। ये पूरा सेक्टर कब चलेगा? जब ग्रोथ आपको विजिबल होगा। दिस इज लेटेंट व्यू। आईपीओ इधर आया, आईपीओ के बाद हमने कभी हाई देखा ही नहीं है, राइट। दिस इज एसेंच्योर। चलो हम इंटरनेशनल कंपनी की बात करते हैं, वर्ल्ड लेवल की। असेंच्योर भी करेक्शन में, तो खाली भारत की आईटी कंपनियां नहीं, दुनिया की आईटी कंपनी करेक्शन में, राइट। सो ये मैंने इसलिए बताया ताकि आप समझो ओवरऑल स्पेंडिंग दुनिया का कम हुआ है, जिसकी इफेक्ट आईटी कंसल्टिंग सॉफ्टवेयर की कंपनीज पे पड़ी हुई है, राइट। मैंने यहां पे दोस्तों टीसीएस की और टाटा एलेक्सी की फेयर वैल्यू दी है। लेट मी शो यू कि हम फेयर वैल्यूएशन कैसे गिनते हैं ताकि अच्छे लेवल पे इसको हम लोग एक्युमुलेट कर सके, राइट। सो हियर टीसीएस का फेयर वैल्यू के लिंक पे जाने पे आपके सामने ये पूरा डेटा ओपन होगा। तो मैंने यहाँ पे क्लियरली टीसीएस का हिस्टोरिकल डेटा दिया है। ये 2005 में 8,000 करोड़ का टर्नओवर कैसे 2025 में 2.5 लाख करोड़ में कन्वर्ट हो गया। अब प्रॉफिट क्यों बढ़े? क्योंकि धंधे बढ़े। धंधे बढ़े तो प्रॉफिट भी 1800 करोड़ यानी 2000 करोड़ वाला 50,000 करोड़ के करीब पहुंच गया। इसीलिए आपने जबरदस्त वेल्थ देखी टीसीएस। मैंने यहां पे लॉन्ग टर्म बिहेवियर भी दिया है, रिजर्व का डेटा भी दिया। इसलिए दिया है क्योंकि ये गिनता कैसे है। देखो, कंपनी ने प्रॉफिट किया तो 38.9 का एक ईपीएस आपके पास आया पर शेयर, राइट। 49 करोड़ इक्विटी है, यानी टाटा का निवेश टीसीएस में 49 करोड़ का होगा, स्टेक होल्डर्स का ओवरऑल। 50 करोड़ के निवेश पे 2005 में भी टीसीएस 1800 करोड़ का सालाना प्रॉफिट करती थी। तो जो निवेशक थे उनको तो 4 टाइम प्रॉफिट एन्युअल हो रहा था कि नहीं? तो ये क्या करेंगे? 1800 करोड़ में से कुछ डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, राइट। तो जो डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उतना पैसा निकल जाएगा, बाकी जो पैसा बचता है डेट इज कैश फ्लो टू इक्विटी। वो कैश फ्लो आपके रिजर्व में ऐड होगा और तभी रिजर्व कंटिन्यू बढ़ता है। अगर आपकी कंपनी लॉस करती है तो रिजर्व बढ़ता नहीं है, और ये रिजर्व से ही आपकी बुक वैल्यू बनती है। ये रिजर्व अगर सब स्टेक होल्डर में बांट देंगे, आपको पता चलेगा व्हाट इज योर बुक वैल्यू। तो आपका पैसा दो कारणों से बढ़ेगा। एक, अर्निंग आपको कंसिस्टेंट मिलेगी और बढ़ती जाएगी, और दूसरा, अगर आपकी बुक वैल्यू बढ़ती रहती है। आपने एक बार निवेश किया, बुक वैल्यू आपकी बढ़ती जाए, पैसा भी बढ़ता रहना है, राइट। सो इन डेटा से मैंने आपको यह समझाया है कि बिहेवियर कैसा रहा। जो तो अर्निंग थी और बुक वैल्यू थी, उस समय प्राइस कैसा था। जब शेयर चलता था तो महंगा कितना होता था, सस्ता कितना होता था, ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग। उसी प्रकार से मैंने ये भी दिया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ बुक वैल्यू, शेयर कितना महंगा कितना सस्ता होता था। तो अब मेरे पास 20 साल के बिहेवियर के डेटा आ गए। मुझे ये पता है कि टीसीएस की जब अर्निंग बढ़ती है तो शेयर पे बिहेवियर क्या आता है, अर्निंग और बुक वैल्यू कम होती है तो उससे बिहेवियर क्या होता है। ये एनालिसिस मैंने यहाँ ग्रोथ के डेटा में दिया हुआ, राइट। मुझे ये काम लगेगा फ्यूचर प्रेडिक्ट करने, राइट। मैंने फ्यूचर के लिए अपना प्रेडिक्शन 12% के आसपास का रखा हुआ है। पर अभी क्या चल रहा है, करंट ट्रेंड क्या है दोस्तों? ये करंट ट्रेंड आप देख सकते हो। लास्ट ईयर यू कैन सी FY25 में 6% का ग्रोथ था, जो बिल्कुल बुरा था। अब 6% के ग्रोथ में क्या प्रॉफिट बढ़ेंगे? खाली 6% से प्रॉफिट बढ़े तो अगर आपके प्रॉफिट खाली 6% से बढ़ेंगे तो वेल्थ क्रिएट नहीं होगी।
यानी पिछले साल अर्निंग कम बढ़ी थी क्योंकि डिमांड कम थी। तो आपने शेयर में करेक्शन ऑलरेडी देखा। लास्ट ईयर यू कैन सी हमने एक लाइफ टाइम हाई प्राइस देखा, हायर हाई हायर लो देखा, पर बहुत बढ़िया रैली नहीं थी। 4300 के सामने 4600 से 300 रुपए का एक नया हाई हमने देखा था, राइट। लेकिन अभी क्या, अभी दोस्तों जो क्वार्टर वन के रिजल्ट आए हैं, -3% का सीसी ग्रोथ। सीसी ग्रोथ यानी कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ। दोस्तों डॉलर में अगर मैं मेरी इनकम को देखूं, क्योंकि आपकी आईटी कंपनीज को फॉरेन से इनकम आती है, डॉलर से आती है, तो वो 3% से घटी है। ये चैलेंज बता रहा हूं, यानी इनके सामने चैलेंजेस है, आपको पता चल रहा है। मैं रुपए में कन्वर्ट करूं तो 1.3% का ग्रोथ, यानी बुरा ग्रोथ है। रियल ग्रोथ तो है ही नहीं, पहली बात। अब कन्वर्ट होने के बाद कुछ ग्रोथ मिल रहा है, वो भी थोड़ा सा आपको। तो इसके हिसाब से मैंने मेरे एस्टिमेट ये साल के वीक रखे, राइट। सो आप भी क्लियर रहो, ये साल हम बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नहीं उम्मीद कर रहे। टीसीएस हो या टाटा ईएलएक्सी, लेट मी शो यू बोथ। मैं दोनों के साइमल्टेनियसली आपके सामने स्प्रेड, ताकि मैं स्प्रेडशीट इसलिए समझा रहा हूं आपको क्लैरिटी रहे हाउ वी कैलकुलेट, राइट। देखो टाटा इलेक्सी के केस में भी जबरदस्त इसने ग्रोथ किया हुआ है, राइट। लेकिन अभी क्या है, पिछले साल ग्रोथ बुरा था, प्रॉफिट बुरे थे, क्वार्टर वन और बुरा, इनके भी सीसी ग्रोथ नेगेटिव और धंधे भी नेगेटिव। टीसीएस के कम से कम सेल्स नेगेटिव नहीं थे, पर चलो दोनों के सीसी ग्रोथ नेगेटिव है तो दोनों को ऑर्डर नहीं मिले, ये बिल्कुल क्लियर बात है। यहां पे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आप अगर ऐसे समय पे टीसीएस को बाय करते हो, ये ग्रोथ बाइंग नहीं है, ये वैल्यू बाइंग बोलेंगे, क्योंकि वो टूटा है। क्लियर एकदम, राइट। शेयर चलेगा कब, जब ये ग्रोथ आपको दिखेगा, तब तक शेयर चलने वाले नहीं है। ऑलराइट, नाउ आई एम कमिंग बैक टू टीसीएस। पूरा सेल्स ग्रोथ और बुरा प्रॉफिट ग्रोथ। देखो 6% से प्रॉफिट बढ़े, 6% से प्रॉफिट इसलिए बढ़े क्योंकि मार्जिन आपके थोड़े इंक्रीज हुए हैं 90 बेसिस पॉइंट्स। तो मार्जिन बढ़े तो प्रॉफिट बढ़े, बाकी डिमांड तो है ही नहीं। डिमांड किधर से टूटी है, ये भी मैंने यहाँ पे आपको डेटा दिया हुआ है। सी नॉर्थ अमेरिका में -3% सीसी ग्रोथ, जो 50% कंट्रीब्यूट करता है टीसीएस के धंधे को। लेटिन में 3.5% का ग्रोथ, यूनाइटेड किंगडम डिक्लाइन, कॉन्टिनेंटल डिक्लाइन, एशिया पैसिफिक 4% ग्रोथ, इंडिया में -22, क्योंकि इंडिया में लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट है और उसमें एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट बीएसएनएल का इनका खत्म हो गया। मिडल ईस्ट में दोस्तों 10% का ग्रोथ। तो कुल मिला के ग्रोथ इतना बढ़िया नहीं। सेक्टर देखो तो सेक्टर में भी वही हाल है। सबसे बढ़िया सेक्टर इनका बीएफएसआई है, सबसे बड़ा 40%। ग्रोथ बिल्कुल कम है, 1% सीसी ग्रोथ। कंज्यूमर में डिक्लाइन 3%, कम्युनिकेशन डिक्लाइन 10, लाइफ साइंस डिक्लाइन 10, मैन्युफैक्चरिंग डिक्लाइन 4, अदर डिक्लाइन 9। तो कहीं भी ग्रोथ नहीं है, क्लियर रहो दोस्तों, राइट। अभी आप ग्रोथ नहीं देख रहे हो। सिमिलर चित्र आपको टाटा इलेक्सी का दिखेगा, मैं अभी नहीं बता रहा हूं, आप अपने टाइम पे देख लीजिएगा। अब इन डेटा के आधार पे चलो मैं क्या उम्मीद करूं, राइट। देखो मैंने यहाँ पे आपको वैल्यूएशन भी दिए हुए। पिछले साल मेरी अर्निंग 134 की थी, तो 27 का पी। अब शेयर चला नहीं है, शेयर कितना चला है देखने दो मेरे को इधर। शेयर 14% गिरा है, राइट। तो 14% गिरा है, अर्निंग बढ़ी है, थोड़ी बढ़ी। तो गिरावट के कारण मेरे वैल्यूएशन 23 के पी पे पहुंचे। तो वैल्यूएशन अब मेरे फेवर में आ रही है। इस गिरावट में अगर मैं लेता हूं तो वैल्यू बाइंग कहलाएगा, पर शेयर चलेगा कब, जब ग्रोथ आएगा। अब सस्ता तो ले ही रहे हो, उसमें कोई दो राय नहीं है, राइट। नाउ लेट अस सी व्हाट वी कैन अज्यूम। मेरी उम्मीद है ये साल हम 5% से प्रॉफिट बढ़ते देखेंगे और साल 3% से धंधे। सो दिस इज माई एस्टिमेट। इन एस्टिमेट के आधार पर ये साल 2.6 लाख करोड़ का टर्नओवर होगा। टीसीएस अपने बेंचमार्क 50,000 करोड़ के प्रॉफिट को जीवन में पहली बार पार करेगा, 53,000 करोड़। पर प्रॉफिट ठीक ठीक कम बढ़ेंगे, 8% से, राइट। तो इन प्रॉफिट के आधार मेरी लो प्राइस की, ये मेरे को 150 का ईपीएस मिलने वाला है ये साल, राइट। तो मेरी अर्निंग बंद नहीं हो गई है। बहुत लोगों को लगता है शेयर गिरा यानी मेरी मैं खलास, कोई मेरी अर्निंग, ऐसा नहीं है। मेरी अर्निंग 150 की तो रहेगी, जो पिछले साल से थोड़ी ज्यादा। तो 145 की अर्निंग के हिसाब से मेरी ये रेंज बनती है। मैंने बिहेवियर आप लोगों को हाई और लो पी का बताया। मेरी रेंज क्या बनी यहाँ पे, 3200 से 4500 की रेंज है, राइट। देखो हर साल शेयर ऊपर भी जाता है, नीचे भी आता है। तो मैं 3200 के करीब तो इकट्ठा करूंगा, राइट। और जितना नीचे जाता है वो भी अच्छी बात है। फेयर वैल्यू 3800 की और 4561 महंगा है, उधर प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, राइट। सिमिलरली लॉन्ग टर्म में आने वाले 10 सालों में मेरी उम्मीद है कि टीसीएस 1.5 लाख करोड़ के प्रॉफिट को पहुंचेगा, 400 का उसका अर्निंग होगा और मेरी 11,000 रुपए की तो फेयर वैल्यू, राइट। तो मैं जितना 3,000 पे लूंगा तो 3 गुना तो मेरा होना है आने वाले 9 सालों में पैसा। उसके साथ मुझे कंसिस्टेंट तगड़ा डिविडेंड भी आना है, ये भी ध्यान रखो, राइट। ये अर्निंग के हिसाब से।
पर अर्निंग वॉलेटाइल होती। तो मैंने आपको बुक वैल्यू के हिसाब से भी रेंज दी। देखो बुक वैल्यू पिछले साल कितनी थी, लेट मी चेक। लास्ट ईयर की बुक वैल्यू थी आपकी, राइट, 266 की मेरी पिछले साल की बुक वैल्यू थी। इस साल कितनी बुक वैल्यू होगी? 266 की बुक वैल्यू 309 होगी, राइट, क्योंकि जो प्रॉफिट, जो आपका ईपीएस हुआ, उसमें से डिविडेंड बांटने के बाद जो बचेगा वो बुक वैल्यू में ऐड होगा। तो बुक वैल्यू के आधार पे मेरी रेंज 3000 से 4200 होती, राइट। 2997 के करीब में हिस्टोरिकल लोएस्ट बुक वैल्यू पे बाय करो, राइट। तो डेफिनेटली दोस्तों, शेयर भी अभी 3000 चल रहा है, तो ऐसे लेवल पे एक्यूमुलेट करने चाहिए। देखो बाजार गिरेगा, नया 52 वीक लो इसी को बनाना है। पर चलो मान लो ये 2500 आ गया, 2600 आ गया, पर रिस्क कम है, रिवॉर्ड बड़ा, तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अब मैंने मेरे मॉडल पोर्टफोलियो में 1.70% का वेटेज रखा हो। इस मॉडल के हिसाब से मैं ईपीएस के आधार पे देखूं तो बराबर है, ईपीएस के आधार पे लोअर अर्निंग पे है तो मेरे को लेना चाहिए। मैं बुक वैल्यू के आधार पे देखूं तो 1.6 इन्वेस्ट करना चाहिए। जिस दिन टीसीएस 2997 आ गया उस दिन इधर भी 1.7% वेटेज बताएगा। तो ये बड़ा स्मार्ट है, ये आपको जितना शेयर गिरेगा आपको वेटेज बढ़ाने को बोलेगा। और मान लो शेयर चल के 4000 आ जाएगा तो ये बोलेगा भाई यार कम रखना है, खाली 1% रखना। तो जितना रैली हो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होगा, जितना गिरेगा आप बाय कर पाओगे। तो मैं इन सब चीजों के आधार पे, देखो पैग रेशियो भी मैंने यहां डाला हुआ। पैग रेशियो कैसे गिनते? ग्रोथ को पीई से कंपेयर करते हैं। देखो मैंने यहां पे पीई देखा, फॉरवर्ड ईपीएस 145 का है, पीई 21 का। 21 का पीई महंगा नहीं है, पर ग्रोथ खाली 3% और 5-8% का है। उसके आधार पे वैल्यूएशन पैग रेशियो ज्यादा होगा। 1.44 का वेटेज रखूंगा 1.70 में से, तो मेरा एक्चुअल वेटेज में 1.6 रखूंगा। और गिरेगा ये पूरा 1.7 कर लेंगे, तो मेरे पास अभी भी कैश है, चलेगा तो मैं और कैश बढ़ाऊंगा। दिस इज हाउ यू शुड वर्क। तो ये मैंने आपको जस्ट मॉडल पोर्टफोलियो इसलिए बताया ताकि आप दोनों ही कंपनी को कंपेयर कर सको। देखो सेम थिंग इज इन टाटा एलेक्सी। मेरा वेटेज 0.95% का है। इन अर्निंग और बुक वैल्यू के वैल्यूएशन के आधार पे मुझे आज 0.4760 का ही वेटेज करना चाहिए, राइट। यानी मेरे पास करीबन 40 पैसा कैश में भी होना चाहिए ताकि गिरे तो मैं इसको ऐड और ऐड करूं। मैंने मेरा रिकमेंडेशन दिया हुआ है नीचे चार्ट में, व्हाट वी शुड डू, राइट। सो आई होप दोस्तों आपकी कंसल्टिंग सॉफ्टवेयर की आइडिया बिल्कुल क्लियर हुई होगी। लेट मी टेल यू डिस्क्लोजर, वी आर सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, बट स्टिल हम कोई टिप विप देते नहीं है। मैंने यहाँ पे आपके साथ एक एजुकेशनल बेसिस पे आपको कुछ एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। आप शांति से डेटा एनालिसिस करो और उसके आधार पे डिसीजन आप लीजिएगा। तो इट वॉज ग्रेट डिस्कसिंग। मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप क्या उम्मीद रख रहे हो इन कंपनियों। जय हिंद।